बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स की और इसकी एक्सरसाइज की। इसके अलावा रिव्यू ऑफ ऑल दी मिड टर्म कॉन्टेंट जो है वो भी आज हम करेंगे। तो एट फर्स्ट जो है हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स में 6.1 जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर 6 का, उसका डाटा फॉर्म करके देन आपको जो है सॉल्व करवा रहे हैं। 6.1 में हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्शन ऑन बॉडी। अब फोर्स कह दिया गया तो फोर्स का सिंबल F है और ये 25 न्यूटन उन्होंने बता दी है। 25 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है एक बॉडी पर इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर। मोमेंट आर्म हमने टॉर्क में पढ़ा था, मोमेंट आर्म को D से डिनोट कर रहे हैं, तो 2 मीटर्स अगर मोमेंट आर्म है सो फाइंड दी मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। वैल्यू ऑफ टॉर्क हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर्मूला जो यूज होगा वो है F इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस D। F की वैल्यू हमारे पास 25 और D की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो आंसर विल बी 50 और टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये हो गया हमारे पास। और यूजुअली एग्जाम में जो पूछा गया है वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कपल से रिलेटेड है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके। 6.2 में कह रहे हैं अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर। एक डोर पर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई की जा रही है 4 मीटर वाइड विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन। अब फोर्स जो अप्लाई की जा रही है डोर पर वो यहां हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो यहां फाइंड आउट करनी है क्योंकि उन्होंने फोर्स दी नहीं है बल्कि क्या कहा 4 मीटर्स वाइड। तो 4 मीटर्स वाइड मैंने आपको बताया था कि किसी डोर में हिंज लाइन से उसके हैंडल तक का जो गैप जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी एक्शन का जो पॉइंट होता है फोर्स ऑफ एक्शन जिसको हम कह रहे हैं, और इसी तरह से जो हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इनके दरमियान का जो गैप होता है दिस इज कॉल्ड दी मोमेंट आर्म। तो ये मोमेंट आर्म हमारे पास D जो दिया हुआ है 4 मीटर्स जी। और कह रहे हैं कि विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर। टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है इससे वो फोर्स के अप्लाई होने से 4 मीटर के डोर पर 120 न्यूटन मीटर जो है रिक्वायर है कि भाई इतना टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, तो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए वही फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास, लेकिन फॉर्मूले को हमने रीअरेंज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग फोर्स। टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस D। अब हमने फाइंड आउट यहाँ F करना होगा, सो क्या हो जाएगा D यहाँ मल्टीपल फॉर्म में और वहाँ जाके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, यानी टॉ की वैल्यू को D की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये फोर्स आ जाएगी, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने इसका आंसर जो है निकालना है। 6.3 हमारे पास न्यूमेरिकल है। ये दो टॉर्क से रिलेटेड हो गए, आपने देखा फॉर्मूला जो यूज हो रहा है और ये टॉर्क का फॉर्मूला आगे भी हमारे पास यूज होगा। 6.3 हमारे पास है व्हाट इज मोमेंट ऑफ द कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ रॉड। अब ये रॉड उन्होंने ड्रॉ करके बताई है, आपने बुक में देखा होगा, बुक में देख रहे हैं कि रॉड की एक्सट्रीमिटीज पर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। और कपल में हमें मालूम है कि ये पेयर ऑफ इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होता है, मीन के ये 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ भी है और 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ भी है, लेकिन ये टर्निंग किसी एक वक्त में एक साइड पे जाएगी। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल जिस तरह हमने बताया कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ
force, one of the force and the perpendicular distance between the force of action of the both forces. इन forces के between जो gap है ये पूरा हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल यानी आर्म ऑफ कपल है, आर्म ऑफ कपल, ठीक है, मोमेंट आर्म ऑफ कपल ये हमारे पास ये है जो हमने आपको ड्राइव करवाया था, तो ए बी के तौर पर ये आ रहा था और ये हमारे पास फोर्स है। तो फोर्स उन्होंने दी है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है एक्सट्रीमिटीज़ पर और इस रॉड की जो लेंथ दी है उन्होंने 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ये लेंथ दी है जो ए बी है, 5 मीटर्स। अब वो ये कह रहे हैं हमें मूवमेंट ऑफ कपल बताइए कि ये आपके पास क्या होगा। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला हमारे पास है जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल विच इज ए बी, ठीक है। पूरा दोनों फोर्सेस के जो पॉइंट ऑफ एक्शन के बिटवीन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड दी आर्म ऑफ द कपल। फोर्स हमारे पास कितनी है 10 न्यूटन इंटू ए बी हमारे पास 5 हो गया, सो द रिजल्ट विल बी 50 न्यूटन मीटर, क्योंकि बात हो रही है किसकी, मूवमेंट की, तो मूवमेंट का यूनिट न्यूटन मीटर ही है, ठीक है। ये 6.3 हमारे पास हो गया। अब 6.4 नेक्स्ट वन जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 6.4 2 10 kg मासेज आर सस्पेंडेड। इसको फिगर से ड्रॉ करके आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है और व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। एक चेन है, चेन से एक पुली अटैच है, फ्रिक्शनलेस पुली अटैच है और रॉप है वो इस पुली पर से पासेस ओवर है। दो बॉडीज सेम मास के इस पर मौजूद हैं, इसके साथ रॉप के साथ जो है अटैच है। ठीक है, अच्छा जी, और मासेस इनके दिए हुए हैं 10 kg। जब 10 kg का मतलब ये है कि अगर इनको डिस्टर्ब कर लिया जाए, एक डाउनवर्ड मूव करेगा और एक अपवर्ड मूव करेगा जब तक ये जो डिस्टर्बिंग इफेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता। और ये हमारे पास जो है चेन मौजूद है, ठीक है, चेन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं 2 10 kg मासेस आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ द रॉप, एंड ऑफ द रॉप के साथ सस्पेंड किए हुए हैं, विच पासिस ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, एक लाइट फ्रिक्शनलेस पुली पर से पास हो रही हैं। द पुली इज अटैच टू अ चेन, ये पुली इस चेन से अटैच है, दिस इज द चेन जी, विच गोज टू द सीलिंग, जो कि इस सरफेस के साथ, इस सीलिंग के साथ मौजूद है। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टेंशन इन द रॉप एंड चेन, यानी रॉप्स में जो टेंशन आप देख रहे हैं वो और चेन में जो टेंशन है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब टेंशन चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किए थे कि टेंशन क्या है, इट इज़ अ फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग और रॉप, यानी इस तरह की जो बॉडी होगी और किस तरफ ये जो फोर्स होगी, ये होगी उस अटैच बॉडी के साथ, ठीक है। दोबारा मैं डिफाइन किया देता हूँ, टेंशन क्या है, इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग और द रॉप टू द बॉडी अटैच टू इट, जो बॉडी उससे अटैच है उसके साथ ये उस पर ये एग्जर्ट हो रही होती है। अब एग्जर्ट होने का मतलब क्या, उसकी फोर्स के अगेंस्ट ये फोर्स अप्लाई कर रही होती है। अगर आप यहाँ देखें कि इस जगह पर फोर्स अप्लाई हो रही है बाय द मास, अब मास के लिहाज से बॉडी का वेट है, मास के लिहाज से बॉडी का वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो रॉप्स में जो रॉप में टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो यकीनन अपवर्ड होगी, ठीक है। अब इसके लिहाज से आप देखें, चेन को जब हम देखते हैं तो चेन इस सीलिंग के साथ अटैच है, मीन के इस पुली सिस्टम को हेल्ड किए हुए है, तो उस एतबार से रॉप्स की जो डायरेक्शन होगी वहां डाउनवर्ड होगी। क्या मतलब ये हुआ
कि इस जगह ये जो चेन अटैच है इस पुली सिस्टम को हेल्ड किए हुए, इस पुली सिस्टम को हेल्ड किए हुए जो है, तो अब अगर हम देखें कि ये एक्सर्ट करेगी फोर्स तो किस तरह की, ये डाउनवर्ड थोड़ी इसको भेजेगी बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर आएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं टेंशन फोर्स यहाँ के लिहाज से अपोजिट है। अब यहाँ की टेंशन जाहिर सी बात है रॉप की टेंशन की अपोजिट होगी, यानी उस कंप्लीट लोड को जो है वो जो हेल्ड करने वाली है वो चेन है। तो यहाँ हमने दो टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो गिवन हमें क्या क्या है, हमें मासेस गिवन है, ठीक है, और कितनी गिवन है भाई 10 kg दोनों बॉडीज की, यानी बॉडी ए और बॉडी बी दोनों की हमें मासेस गिवन है। तो मास गिवन होने के लिहाज से हमें ये भी पता चल के जब बात वेट की करते हैं तो वेट के लिहाज से जी भी मौजूद है हमारे पास, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड आउट हमने करनी है टेंशन इन रॉप और टेंशन इन चेन। अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में आना होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये बॉडीज़ जो इक्विलिब्रियम में आ रही हैं किस वजह से, किस लिहाज से आ रही हैं कि टेंशन जो रॉप में है वो किस लिहाज से होगी, वो वेट के इक्वल होगी, तब कहीं जाके ये इक्विलिब्रियम में आएगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तब अप्लाई होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ फोर्सेस की बात हो रही है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो वेट ऑफ द बॉडी है दिस मस्ट बी इक्वल टू द टेंशन इन रॉप। अब वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है mg के, ठीक है। mg मास हमें गिवन है कितना 10 और g कितना आया 9.8, सो दिस विल बी 98, ठीक है जी, न्यूटन। ये आ गई हमारे पास टेंशन इन रॉप। अब जाहिर सी बात है दोनों बॉडीज, अब वो बॉडी अगर हम एक को ए कह दें एक को बी कह दें, दोनों बॉडीज के लिहाज से आप देखें तो टेंशन ये भी कितनी है 98, ये भी कितनी है 98, क्यों, इस वेट के लिहाज से ये 98 हुई तो इस वेट के लिहाज से यकीनन ये 98 हो जाएगी। लेकिन इन दोनों को होल्ड किए हुए चेन, तो यकीनन जब टेंशन इन चेन हम देखेंगे तो इट विल बी द सम ऑफ टेंशन इन रॉप, टेंशन इन रॉप, टेंशन इन रॉप ए, ठीक है, प्लस टेंशन इन रॉप बी, ठीक है। बी साइड और ए साइड की जो टेंशन है दोनों, इसको हम अगर बी कह दें जो बी की साइड पर है और जो ए की साइड पर है उसको हम ए कह दें, तो इन दोनों का सम होगा विच इज़ द 98 प्लस 98, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई टेंशन इन चेन, ठीक है। यकीनन ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ दी सेकंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.5। अब 6.5 जो न्यूमेरिकल है हमारे पास उसमें चैप्टर नंबर 5 की जो कुछ बात रिपीट होगी, जिसमें हमने वेक्टर को जिस तरह रिजॉल्व किया था, तो यहाँ कुछ इस तरह की बात है। अब पहले फिगर्स की देख लें तो फिगर से बात आपको और अच्छी क्लियर हो जाएगी कि फिगर में हमें 3 कॉर्ड्स दी हुई हैं जो कुछ यूं अटैच है। एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड कुछ इस एंगल पर मौजूद है और थर्ड वन कॉर्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। और उसके साथ जो है एक बॉडी अटैच है। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ। इस टेंशन की डायरेक्शन, इस रॉप की, इस कॉर्ड की जो टेंशन की डायरेक्शन है कुछ यूँ दी हुई है, इस कॉर्ड की टेंशन की डायरेक्शन यूँ दी हुई है और इस कॉर्ड की टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मौजूद है। अब ये और यहाँ एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
find the tension in each cord in figure this. If the weight of the suspended body is 980 न्यूटन, ये सस्पेंडेड बॉडी जो है ये 980 न्यूटन इसका वेट है. अब हर कॉर्ड में जो टेंशन है, जिस तरह कॉर्ड या रॉप आप सेम उसको कह सकते हैं, इनमें हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है. टेंशन में आपको ये बात बता चुका हूँ कि टेंशन हमेशा किसी बॉडी पर एग्जर्ट होती है और उस पर पहले से अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होती है. ठीक है. तो इस लिहाज से हमारे पास ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है. बगौर इस चीज़ को देखें तो T1 और T2 तो आपके पास T1 हॉरिजॉन्टल केस है और T3 जो है वो वर्टिकल केस है. इन दोनों को तो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता. अलबत्ता जो T2 है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये इट कैन बी रिजॉल्व, ये रिजॉल्व किया जा सकता है. अब इसमें ये दो हमारे पास कंपोनेंट आ रहे हैं कि एक्स और वाई कंपोनेंट. एक्स और वाई कंपोनेंट के लिहाज से हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको रिजॉल्व कर सकते हैं. और इनको जब रिजॉल्व किया जाएगा तो T2 का ये कंपोनेंट T2x बन जाएगा और ये कंपोनेंट इसका T2y बन जाएगा. ठीक है, y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट. ठीक है, ये फिगर में मौजूद नहीं, लेकिन हमने क्या किया, हेयर वी रिजॉल्व T2 जो हमारे पास ये कॉर्ड मौजूद है जो 45 डिग्री के एंगल पर है और ये एंगल जो है एक दूसरे का ऑल्टरनेट है, तो देयरफॉर दिस विल बी 45. अब देखें डाटा में हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है, वेट ऑफ द ब्लॉक या वेट ऑफ द बॉडी 980 न्यूटन. देन हमें उन्होंने कहा T1 फाइंड कीजिए, T2 फाइंड कीजिए और T3 फाइंड कीजिए. अच्छा, इसे फाइंड करने के लिए तमाम जगह के लिहाज से आप देखें, सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि रिजॉल्व T2 इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको हमने रिजॉल्व किया. which is T2x it is equal to T2 cos theta, then T2y that is equal to T2 sin theta. ठीक है, ये इस तरह से रिजॉल्व हो गया. अब हम देख रहे हैं कि तमाम जगह फोर्सेस की बात है. फोर्सेस के लिहाज से हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से ये सॉल्व हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे क्या है कि द सम ऑफ ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी 0. सो द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्या मतलब कि इसकी x फोर्सेस का सम भी 0 हो और y फोर्सेस का सम भी 0 हो. अब सबसे पहले इन सब में हम देख रहे हैं कि T3 को फाइंड आउट करना सबसे ईजियर है. वो किस तरह से, T3 वेट की डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड होगी तो यकीनन T3 की डायरेक्शन इसके अगेंस्ट अपवर्ड होगी. और अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो बैलेंस कंडीशन शो ये कर रही है कि T3 इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी. वरना बॉडी जो है इस कॉर्ड को तोड़ देती इस वेट की एक्सेस होने की वजह से. तो बैलेंसिंग ये बता रही है कि T3 इज इक्वल टू W और W हमारे पास कितना है 980 न्यूटन. यहाँ तो T3 हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया. अब फॉर T2 के लिहाज से देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, वो कुछ यूँ कि गौर से देखें तो T1 और T2 बिल्कुल इसी तरह से इक्वल होने चाहिए जैसे हमारे पास T3 और TW जो T3 और W जो है आपस में इक्वल हुए. उसकी वजह यह है कि ये दोनों एक दूसरे के अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं और वो 0 होना चाहिए कि T1 माइनस T2x या फिर T1 इज इक्वल टू T2x. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये शो करती है कि जो पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हैं वो उनका रिजल्टेंट जो है हमारे पास 0 होगा. ठीक है, या फिर वो आपस में इक्वल होंगी. और T2x किसके इक्वल है, T2 cos थीटा.
T1 इज इक्वल टू T2 कॉस थीटा हमारे पास कितना है 45, और 45 पर कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, कॉस और साइन की वैल्यू 45 पर सेम है। सो T1 इज इक्वल टू कॉस 45 की वैल्यू है 0.707, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास T2, सही। अच्छा, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं, तो वो क्या है, इसके लिए फॉर्मूला ही हमारे पास बना फॉर T2। अब T2 के लिए हम देख रहे हैं, तो T2 को गौर से अगर देखा जाए तो T2 का जो y कंपोनेंट है, T2 का जो y कंपोनेंट है हमारे पास, वो y कंपोनेंट यकीनन इक्वल किसके हो जाएगा, T3 के, क्योंकि जब T3 इक्वल है वेट के, तो ये T3 अब उसकी एंटी फोर्स है, तो इस लिहाज से उसके इक्वल हो जाएगा, जहाँ से हमारे पास T2 का जो है आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का सम यहाँ पर क्या होगा इक्वल, यानी इन दोनों का सम या इन दोनों का रिजल्टेंट जो है 0 शो होगा। तो T2y इज इक्वल टू T3, ठीक है, T2y इज इक्वल टू T3 क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल फोर्स ये है और ये है, ये इक्वल इसके हुई। अब ऊपर वाली फोर्स के लिए अफेक्ट T3 का है, देयरफॉर दीज टू आर इक्वल हेयर। T2y किसके इक्वल है, T2 साइन 45, ठीक है, क्योंकि एंगल हमारे पास यहाँ 45 है, और T3 कितना आया है 980, ये जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया ये, ठीक है। अब साइन 45, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों की वैल्यू जो है यहाँ सेम है, और वो है 0.707, साइन 45 भी 0.707 और कॉस 45 भी 0.707, 0.707 यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में, और वहाँ जाकर 980 को डिवाइड कर देगा। तो 980 को 0.707 डिवाइड करेगा, तो T2 हमारे पास जो आ रहा है वो है 1386 1386 न्यूटन, ये हमारे पास आ गया T2। अब अगर देखें ये इक्वेशन जो हमने यहाँ स्टॉप की थी, इसमें T2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो T1 भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.707 मल्टीप्लाई बाय T2 हमारे पास है 1386, जाहिर सी बात है इसे डिवाइड करने पर ये हमें मिल रहा था, तो रिजल्टिंग हमारे पास 980 न्यूटन, ये T1 भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है 6.6 सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल। अब सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल के लिए ये बात जहन में हो कि मोमेंट आर्म क्या होता है, क्योंकि मोमेंट आर्म के लिहाज से हम यहाँ पर आगे कुछ रोटेशन देखेंगे, जो कि बात ज़रा और क्लियरली जो है समझने की बात है, और बहुत ज़्यादा केयर भी करनी है, समझते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुली इस चीज़ को समझना है आपने। जी अच्छा, फिगर पहले इसकी भी जो है फिगर ड्रॉ कर दी जाए। ये दो रॉप्स किस एक प्लैंक के साथ जो है वो अटैच हैं, और इनकी टेंशन T1 और T2 है। एक पर्सन जो है मौजूद है, जो कि वहाँ पर बाकायदा पेंटर के लिहाज से कहा हुआ है, वो एक गैप पर मौजूद है एक कॉर्नर से। अब एक कॉर्नर उन्होंने कहा हमने इसको यहाँ अटैच कर दिया, और इसको पॉइंट A कह दिया, इसको पॉइंट B कह दिया हमने, ठीक है। ये ओवरऑल तौर पर ये पूरा कम्प्लीटली प्लैंक है। इस प्लैंक में इस गैप पर, इस डिस्टेंस पर मौजूद है, और वो डिस्टेंस उन्होंने बताया हुआ है 2 मीटर्स, ठीक है। 2 मीटर्स पर ये पेंटर मौजूद है। अब ये प्लैंक है, तो जाहिर सी बात है प्लैंक का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, एक सेंट्रल पॉइंट इसका होगा, जिसको हम CG कहते हैं, ठीक है। ये CG है, और इसको हमने O कह दिया, सही।
अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं ताकि बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पेंटर वेइंग 150 न्यूटन, इसका वेट दे दिया 150 न्यूटन। अब वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है? डाउनवर्ड, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ ये खड़ा हुआ है उस प्लेस पर इसका पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन है। इस पॉइंट ऑफ एक्शन को हम नाम दे देते हैं यहाँ डी, ठीक है, ताकि बातें ज़रा क्लियर होती चली जाएं कि जिस जगह पेंटर मौजूद है तो उस पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट डी, और यहीं पर इसका ये जो 150 न्यूटन वेट है वो एक्ट कर रहा होगा, यानी ये इसका पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया जी। आगे कह रहे हैं इज स्टैंडिंग ऑन अ यूनिफॉर्म प्लैंक, यूनिफॉर्म प्लैंक पर ये स्टैंडिंग किए हुए है, यानी खड़ा हुआ है, 10 मीटर लॉन्ग, और इसकी लेंथ दी हुई है, इस प्लैंक की लेंथ वो दी हुई है 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, ठीक है। दिस इज द प्लैंक, प्लैंक की लेंथ दी हुई है 10 मीटर्स, और ये जो गैप मैंने बताया कि 2 मीटर्स के गैप पर है, तो ये आगे क्वेश्चन में मौजूद है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी ये जो पेंटर जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम वन एंड। अब एक एंड के लिहाज से हमने उस एंड को कह दिया ए। द वेट ऑफ द प्लैंक इज 50 न्यूटन। अब वेट ऑफ द प्लैंक जो है वो 50 न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी जी इसका है इस पर ये एक्ट कर रहा होगा। वजह क्या है? हम ये कहते हैं कि द पॉइंट एट विच द होल बॉडी वेट seem to be acted upon is known as the center of gravity। तो ये जो 50 न्यूटन प्लैंक का जो वेट है ये इसके CG पर एक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो इसका CG है ये इसका पॉइंट ऑफ एक्शन है। जिस तरह यहाँ D जिस जगह ये स्टैंडिंग किए हुए है पेंटर वो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन है, तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ दी प्लैंक हो गया जो कि प्लैंक का CG है। इट इज सपोर्टेड बाय 2 रॉप्स, 2 रॉप्स हैं उनसे ये प्लैंक जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन दी रॉप्स, ये जो 2 टेंशन हैं हमने ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या क्या है? वेट ऑफ द पेंटर 150 न्यूटन, अच्छा जी। आर्म को मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ, मोमेंट आर्म ऑफ द पेंटर वेट, पेंटर वेट का जो मोमेंट आर्म है वो कितना है? अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इस जगह पॉइंट ए को कंसीडर एज पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन के भाई टर्निंग जो पूरे प्लैंक में आ रही है किसी भी वेट की वजह से वो इस पॉइंट के अलोंग फ्रीली हो रही है, क्योंकि एक्सिस पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस रोटेशन हमने आपको बताया था, इट इज़ अ पॉइंट और अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, ठीक है। तो वो हमने कह दिया ये पॉइंट ए है। तो इस एतबार से हमारे पास ए टू डी जो आ रहा है ये ए डी, ये है हमारे पास कितना? 2 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पर पेंटर खड़ा हुआ है। इसी तरह से वेट ऑफ दी प्लैंक, प्लैंक का वेट जो दिया हुआ है 50 न्यूटन, तो अब आर्म ऑफ दी प्लैंक जो हमारे पास क्या बन रहा है? ए से लेकर ओ तक, क्योंकि ओ क्या है? ओ पॉइंट ऑफ दी CG ऑफ प्लैंक है। प्लैंक का CG का पॉइंट है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो प्लैंक है, प्लैंक की मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे रॉड की माने तो इसलिए इसका सेंट्रल पॉइंट जो है ये इसका CG है, और यहाँ वो क्या है हमारे पास? OA, ठीक है। और है ये कितना? अब जाहिर सी बात है पूरा प्लैंक अगर 10 का है तो ये कितना होगा हमारे पास? यकीनन 5 मीटर होगा, क्योंकि ये उसके बिल्कुल मिडल में है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं वो? हमें उन्होंने कहा टेंशन इन दी रॉप आपने फाइंड आउट करनी है T1 एंड T2, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशंस जैसे आ रही हैं सामने इस तरह इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्सेस की बात हो रही है इसलिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखा जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जाने से पहले ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनको पहले देख लिया जाए। फोर्सेस जब समझ में आएंगी तो उससे पता चलेगा कि ये फोर्सेस हमारे पास लाइक हैं या अनलाइक हैं। अब यहाँ 4 फोर्सेस हैं, T1, T2, वेट ऑफ द प्लैंक एंड पेंटर एंड वेट ऑफ द प्लैंक। इसका मतलब ये हुआ
T1 प्लस T2। अगर इन दोनों को हम लाइक कहें तो इनके लिहाज से ये ज़रूर अनलाइक हैं। क्यों अनलाइक हैं वो देख लीजिएगा। तो इनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड नज़र भी आ रही है और यहाँ इन वेट ऑफ द पेंटर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वेट ऑफ द प्लैंक भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो T1 प्लस T2 माइनस वेट ऑफ द पेंटर कितना है 150 न्यूटन और वेट ऑफ द प्लैंक कितना है 50 न्यूटन। सो T1 प्लस T2 माइनस 200। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेट जो थे, वेट ऑफ द पेंटर और वेट ऑफ द प्लैंक, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये 200 हमारे पास आया, माइनस का 200 हम इक्वल की साइड ले गए तो 200 ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसको हमने कंसीडर यानी ए को कंसीडर किया कि इसके अलाउंग जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से हैं, ठीक है। कंसीडर पॉइंट ए एज पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्योंकि टॉर्क के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन का होना तो ज़रूरी है। अब यहाँ आप देखें तो हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से हैं। इस जगह के लिहाज से आप देखें तो हमारे पास यहाँ 3 फोर्सेस बाकी बची हैं, क्योंकि फोर्थ वन जो फोर्स है जो T1 उसका मोमेंट आर्म यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि मोमेंट आर्म किसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन का जो गैप होता है। अब यहाँ पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही है, तो देयरफॉर द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द T1 इज 0 हेयर। अब बाकी जो टॉर्क्स हैं वो देख सकते हैं हम कि एक T1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यकीनन टॉर्क का फार्मूला क्या होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म और मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर T2 का जो मोमेंट आर्म है वो A टू B ये होगा, ठीक है। ये है टॉर्क प्रोड्यूस बाय T1's टॉर्क, ठीक है। और बाकी पॉइंटर यानी पेंटर्स टॉर्क, पेंटर के वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है वेट ऑफ द पेंटर इनटू आर्म ऑफ द वेट ऑफ द पेंटर यानी DPT, जो हमने यहाँ आपको बता दिया। इसी तरह से प्लैंक्स टॉर्क, जो प्लैंक से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा वेट ऑफ द प्लैंक इनटू आर्म ऑफ द वेट ऑफ प्लैंक, जो कि DPK है, सही। अब आप देखें कि यहाँ पर बैलेंस कंडीशन है, कहीं पर टर्निंग नहीं हो रही है, तो देयरफॉर वी कैन से अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सेकेंड कंडीशन क्या कहती है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जितने टॉर्क्स हैं उनका सम 0 होगा। अब टॉर्क प्रोड्यूस बाय T2, तो T2 इंटू AB। और ये भी देखें कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है T2 के लिहाज से उसकी डायरेक्शन ये है, जबकि इन दोनों की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी यानी यूँ। तो देयरफॉर ये दोनों नेगेटिव होंगे अगर ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो माइनस वेट ऑफ द पेंटर इनटू DPT यानी पेंटर का जो वेट है उसका आर्म, माइनस वेट ऑफ द प्लैंक इनटू DPK यानी आर्म ऑफ द वेट ऑफ प्लैंक। अब जो वैल्यूज़ आ रही हैं और ये इन सब का सम जो है क्या होना चाहिए 0, या इन सब का रिजल्टेंट जो है 0 होना चाहिए। T2 हमारे पास नहीं है, AB कितना है इसका, AB ये गिवन है, A टू B ये 10 मीटर्स है, माइनस वेट ऑफ दी पेंटर कितना है 150 और आर्म कितना है 2 मीटर, वेट ऑफ दी प्लैंक कितना है 50 और आर्म कितना है 5 तो T2 इंटू 10 माइनस ये हमारे पास कितना हो गया 300 और माइनस ये आ गया 250 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दें और
इक्वल की उस साइड ले जाएं तो दिस विल बी 550। 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड की फॉर्म में आएगा, ये 550 को डिवाइड करेगा, सो आंसर विल बी 55 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया T2। सो फॉर फाइंडिंग द T1 इक्वेशन 1 में T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T1 प्लस T2 की जगह वैल्यू आई 55, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 200। 55 को वहाँ भेज दें, T1 इज इक्वल टू 200 माइनस 55, सो आंसर हमारे पास क्या आ गया 145 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया T1 का आंसर। तो दोनों टेंशन हमने फाइंड आउट कर ली, T1 और T2। नाउ फॉर द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम है हमारे 6.4 की तरह, बल्कि सॉरी 6.5 की तरह। जिस तरह वहाँ रिजॉल्व हमने किया था टेंशन को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो यहाँ भी हमने टेंशन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके आगे काम करना। लास्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द टेंशन इन द केबल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल इन फिगर दिस। द वेट ऑफ द बीम इज 300 न्यूटन। अब कुछ यूँ उन्होंने दिया हुआ कि एक वॉल है, वॉल में एक बीम हिंज्ड है, फिक्स्ड है, और ये केबल के साथ अटैच है। केबल के साथ अटैच है और केबल के एंड पर एक वेट है जो कि 300 न्यूटन का है। केबल में जो टेंशन दी हुई है उसकी डायरेक्शन कुछ ये दी हुई है, इस डायरेक्शन में है, और 30 डिग्री एंगल ये बना रही है केबल टू दी बीम के साथ। अच्छा, 6 मीटर का ये बीम उन्होंने शो किया है, जिसमें केबल जिस पॉइंट तक अटैच है उसको उन्होंने 5 मीटर शो किया है, और द रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ द बीम है उसको 1 मीटर शो किया, तो यकीनन ये 6 मीटर का बीम होगा। अच्छा, इस बीम में ये याद रहना चाहिए हमें कि इसका जो मिडिल पॉइंट होगा बिल्कुल ये रॉड की मानिंद होता है, तो ये इसका CG होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी वेट ऑफ द बीम जो है वो यकीनन एक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट पर। वेट ऑफ द बीम, और वेट ऑफ द बीम हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उन्होंने जी, द वेट ऑफ द बीम इज 300 न्यूटन, ये भी 300 न्यूटन दिया हुआ है, और जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट दिया हुआ है वो फिगर के अंदर दिया हुआ है इन्होंने 300 न्यूटन। अब ये कह रहे हैं कि भाई फाइंड आउट कीजिए पहले, तो एक कंपोनेंट ऑफ द वॉल भी आपने फाइंड आउट करने हैं, मीन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब पहला काम जाहिर सी बात है वही होगा हमारे पास कि वी हैव टू रिजॉल्व, ठीक है, इसको हमने रिजॉल्व करना होगा इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। एक्स और वाई कंपोनेंट्स के लिहाज से इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका TY और ये हो जाएगा इसका TX। डायरेक्शन इसकी ये है और y की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल टेंशन का जो x कंपोनेंट है उसी की डायरेक्शन में होगी, वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन भी बिल्कुल उस डायरेक्शन में होगी जो कि TY की डायरेक्शन है। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट वन हमें जो वेट दिया, वेट ऑफ द बीम, वेट ऑफ द बीम दिया हुआ है 6.7 न्यूमेरिकल नंबर है ये लास्ट, और ये हमारे पास 300 न्यूटन। वेट ऑफ द ब्लॉक, मैंने स्पेस यहाँ रखी है इसलिए कि क्योंकि यहाँ रोटेशन की बात आई, टर्निंग की बात आई, तो यकीनन यहाँ पर टॉर्क की बात आएगी, तो मोमेंट आर्म की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये मैंने जगह रखी है जो कि अभी आपको
क्लियर करेंगे कि इसका मोमेंट आर्म क्या होगा। बीम का वेट ये है तो बीम का आर्म क्या होगा, हम देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हिंज्ड पॉइंट ही है, और इनको अगर हम नेम दे दें ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी हमने इस तरह से कुछ नाम दे दिया और इसको हमने नाम दे दिया सी या डी कह दें, ठीक है, जहाँ पर केबल अटैच है और जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ दी टी वाई होगा। तो बीम के लिहाज से जो मोमेंट आर्म है वो होगा हमारे पास ओ से लेकर ए तक। तो ओ ए इज द आर्म फॉर दी बीम वेट विच इज हाफ ऑफ दी टोटल लेंथ ऑफ द बीम, और टोटल लेंथ 6 है तो ये ज़रूर कितना हो जाएगा 3 मीटर्स। नेक्स्ट वन, वेट ऑफ द ब्लॉक जब कह रहे हैं तो ब्लॉक वॉल से लेकर लास्ट एंड तक है तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर्स, और ये है क्या हमारे पास ए बी, ठीक है। इसी लिहाज से अगर आप देखें कि और हमें क्या गिवन है, हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने टी टेंशन इन दी केबल, जो कि इसके कंपोनेंट से फाइंड आउट करेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दी वॉल, ये हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले ये हमारे पास फॉर्मूलाज में तो आपको बताया गया कि टॉर्क का फॉर्मूला तो हमारे पास बार बार यूज़ हो रहा है। जहाँ सेकंड कंडीशन की बात आएगी तो वहाँ एफ इंटू डी हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ एफ वाली कंडीशन भी यूज़ हो रही है, सम ऑफ टॉर्क वाली कंडीशन भी यूज़ होगी यहाँ। और देन रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये रिजॉल्व करने के लिए भी हमें ये फॉर्मूलाज यूज़ करने होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व टी को रिजॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है टी इज इक्वल टू टी कॉस 30 डिग्री और टी एक्स, टी वाई इज इक्वल टू टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये इस तरह यहाँ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। फर्दर फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या कह रही है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका सम जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो है नहीं इक्विवेलेंसी में आ सकती हैं, ठीक है। तो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, वर्टिकल v सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट में v है हमारे पास, v और टी वाई की डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर दे आर पॉजिटिव, और वेट ऑफ द बीम और वेट ऑफ द ब्लॉक ये क्या है हमारे पास, इनके डायरेक्शन इनके लिहाज से अपोजिट है, देयरफॉर दे आर नेगेटिव। इन दोनों की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है बिल्कुल जैसे टी वाई की डायरेक्शन है। और यहाँ आप देखें तो वेट ऑफ द बीम की और वेट ऑफ द ब्लॉक की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेट है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, v प्लस टी वाई माइनस वेट ऑफ द बीम भी 300 है और वेट ऑफ द ब्लॉक भी 300 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस टी वाई इज इक्वल टू 600, ठीक है। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1, सही। अब हमारे पास जो टी वाई को यानी टी को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो वर्क करना है वो है सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी जिस तरह हमने लास्ट पेंटर वाले जो क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी अंदाज से यहाँ पर फोर्सेस कौन सी हैं, फोर्सेस यहाँ 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, लेकिन इन 4 फोर्सेस में
v यहाँ पर बिल्कुल उस तरह से इनर्ट हो जाती है जैसे हमारे पास T1 थी, क्योंकि T1 पॉइंट ऑफ रोटेशन पर है। पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन के बिटवीन जो गैप होता है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मोमेंट आर्म 0 है, देयरफॉर v इज नॉट इंक्लूडेड फॉर फाइंडिंग t इन दी अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस बाय टी वाई क्या हो जाएगा? टी वाई तो हमारे पास फोर्स है और इसका मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा? तो मोमेंट आर्म इसका देखें ए टू डी ये होगा प्लस, अच्छा सॉरी माइनस, क्योंकि ये हमारे पास जो टॉर्क है जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन इन दोनों के लिहाज से अपोजिट है। वेट ऑफ दी बीम, अब इसके लिए हमारे पास जो मोमेंट आर्म है वो ओ ए है। जी, वेट ऑफ द ब्लॉक और इसके लिहाज से जो मोमेंट आर्म है हमारे पास वो है ए बी, क्योंकि कंप्लीट लेंथ ऑफ द बीम है, इज इक्वल टू 0। जी, टी वाई किसके इक्वल है? टी साइन 30 इंटू ए डी क्या है हमारे पास? ये लिखा हुआ है बाकायदा फिगर में 5 मीटर, माइनस डब्ल्यू बीम कितना है हमारे पास? 300 और ओ ए, ओ टू ए हमारे पास 6 का हाफ क्या बन जाएगा? 3 मीटर, जो कि हमने यहाँ आपको बता चुके हैं। माइनस वेट ऑफ दी ब्लॉक कितना है हमारे पास? 300 और जो आर्म ऑफ दी वेट ऑफ ब्लॉक है वो है हमारे पास 6, क्योंकि ब्लॉक हमारे पास जो है वो पूरा 6 मीटर का है। ठीक है, साइन 30 हमारे पास इक्वल होता है 0.5 के, 0.5 के। ये चैप्टर 5 में हमने आपको बताया था, ये वहाँ मौजूद है। और माइनस 300 इंटू 3 900 आ गया, माइनस 1800। जी, अब इन दोनों के लिहाज से हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.25 के लिहाज से, ठीक है, और ये माइनस 2700। ठीक है, और इस जगह पर जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, इस जगह पर सॉरी 0.5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 2.5। 2700 जब उस तरफ ले जाएंगे इसको तो 2700 को डिवाइड कर देंगे हम इस 2.5 से। सो टेंशन हमारे पास जो आ रही है इस तरह वो है 1080 न्यूटन, यानी 1080 न्यूटन। ये हमारे पास यहाँ टेंशन आ गई। अब इस टेंशन से हमने बाकी दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक है टेंशन सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दी वॉल। ठीक है, तो वो वर्क यहाँ किया जा रहा है। याद रहे कि यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करने के बाद बाकी जो कंपोनेंट हैं हम वो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिहाज से मैंने आपको बात बताई कि हम अकॉर्डिंग टू इम्प्लाइज इक्वेशन 1 को देख लें तो v प्लस टी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा? t साइन 30 इज इक्वल टू 600। तो v इज इक्वल टू 600 अपनी जगह मौजूद है, माइनस में ये फैक्टर आ जाएगा जिसमें t हमें गिवन है 1080 जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, और 30 न्यूटन मीन 0.5 साइन 30 हमारे पास 0.5 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 540 एंड द रिजल्ट इज 60 कि 600 में से 540 को आपने माइनस किया तो ये 60 न्यूटन जो आया ये वर्टिकल कंपोनेंट आया। अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिहाज से देखें तो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये जो Tx है इन दोनों के लिहाज से आप देखें तो इन दोनों में इक्वलिटी हमें नज़र आएगी कि बल्कि डायरेक्शन ऑफ दी Tx जो है के लिहाज से डायरेक्शन ऑफ H जो है वो अगेंस्ट है। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे? Tx और H की इक्वलिटी लेंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, तभी इन दोनों का इफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. सो H इज इक्वल टू टी एक्स, मीन टी कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास यहाँ 30 है. टी हमारे पास कितना है? टी हमारे पास है 1080 इंटू कॉस 30 हमारे पास होती है 0.866. तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 935.3 935.3 न्यूटन. इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल वाइंड अप हो रहा है. अब इसके साथ साथ जो है एक्सरसाइज हमारे पास जो मौजूद है, जिसमें MCQs भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, ब्लैंक्स भी हैं. अगर चैप्टर को फॉलो करेंगे आप, जो लेक्चर्स जो है किए गए उनके लिहाज से आप देखेंगे तो इजीली आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी. तो ब्लैंक्स की तरफ आते हैं पहले. इफ़ टू पैरेलल फोर्सेज हैव अपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज. ये सारी आपको लेक्चर में स्टार्ट से बताई गई. नेक्स्ट वन ब्लैंक है हमारे पास, एन एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, तो उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये ब्लैंक है सेकंड. थर्ड वन, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ. अब टॉर्क क्या होता है? फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है. टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी. टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट वन, कन्वेंशनली द टॉर्क प्रोड्यूसिंग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन. काउंटर क्लॉकवाइज जो टॉर्क लिया जाता है वो पॉजिटिव होता है, ये कल आपको बताया भी गया था. इन ऐसा यूनिट, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज डैश. टॉर्क की जो यूनिट थी आपको बताई गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आया भी एग्जाम में, वो है न्यूटन मीटर. इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो. अब आपको टाइप्स बताई गई थी टॉर्क की, तो उस टॉर्क की टाइप्स के लिहाज से अगर फोर्सेज यानी फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रहा है, फोर्सेज किसी बॉडी पर जीरो हो रही हैं या उनका इफेक्ट जीरो हो रहा है, तो उस जो इक्विलिब्रियम है उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे. लेकिन अगर टॉर्क्स प्रोड्यूस जो बॉडी में हो रहे हैं वो जीरो हैं तो उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कह देंगे. द नेक्स्ट ब्लैंक इज टू इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेज हैविंग द डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन. तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर पेयर ऑफ फोर्सेज हों, इक्वल हों, तो उनको क्या कहते हैं? कपल कहते हैं. डैश इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज. ये क्वेश्चन हमारा लास्ट जो वीडियो थी उसका लास्ट टॉपिक था, जिसमें मूवमेंट ऑफ कपल हमने फाइंड आउट किया था. तो ये मूवमेंट ऑफ कपल के बारे में. अ कपल कैन बी बैलेंस बाय एन डैश एंड डैश कपल. अच्छा, कपल को बैलेंस करने के लिए अपोजिट और इक्वल होना ज़रूरी है, तो उसी लिहाज से वो उसको डबलिंग करते हुए बैलेंस कर सकेगा. डैश इज दैट पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स. अब वेट ऑफ द बॉडी किस पर एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर. अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन डैश इक्विलिब्रियम. एक बॉडी का जो रेस्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम होगा उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. देन इफ अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इज स्लाइटली डिस्टर्ब, इट डज नॉट कम्स बैक टू डैश पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में. जैसे आपको मैंने बताया था कि पेंसिल को या कोन को पॉइंट ऑफ सपोर्ट पर या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर खड़ा किया जाए और ज़रा सा उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो उस स्टैंडिंग से वो जब फॉल करती है तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती. ठीक है, इसी तरह से MCQs को अटेम्प्ट करेंगे और ट्रू फॉल्स को अटेम्प्ट करेंगे. या हमारा ये चैप्टर नंबर 6 जो है वाइंड अप होता है.